राजीव जी, मौका तो था। मेरे पास यतीश राजामत हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। यतीश जी, मौका तो था अभी, क्योंकि इस बार भी क्या अब लग रहा है कि विकास दर पर को भूलकर महंगाई दर पर कॉन्सेंट्रेट किया गया, इसलिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया गया? देखिए, लग तो ये रहा है कि उनका अभी भी फोकस इन्फ्लेशन पे है, हाँ। और ग्रोथ पे इतना फोकस नहीं है। ओवरऑल मार्केट की यही एक्सपेक्टेशन थी कि रेपो रेट्स को टच नहीं किया जाएगा, बट जो जुलाई में जो इमरजेंसी मेजर्स लिए गए थे उनको थोड़ा सा ईज किया जाएगा, वो उन्होंने किया है। जैसे जो मार्जिनल रेट 10.25% ओवरनाइट रेट था, उसको उन्होंने मेरे ख्याल से 75 बेसिस पॉइंट कम किया है। और जो सीआरआर था ओवरनाइट, उसमें 99 डेज का था, उसके बारे में भी शायद उन्होंने कुछ कमी की है। डेली सीआरआर तो लग रहा है कि 95 कर दिया। हाँ, लग रहा है थोड़ी लिक्विडिटी को तो ईज कर रहे हैं, बट फोकस उनका अभी भी इन्फ्लेशन पे है। नहीं, अच्छा एक चीज समझाइए, जो अभी जिसकी चर्चा थी, इसलिए उम्मीद थी कि कम होगी या उतनी रहेगी, क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व का जो फैसला था जो 18 तारीख को, इसलिए इसको 2 दिन डिले किया गया था, टाला गया था। 18 तारीख को आनी थी मॉनेटरी पॉलिसी, आज आई है, क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व का जो फैसला था कि पैसे को अब फिर से उतने ही बॉन्ड्स खरीदे रहेंगे, $85 बिलियन की जो बात थी, उसका भी नहीं असर दिखा। नहीं, उसका असर तो आपने मार्केट में देख ही लिया। कल जब मार्केट में इतनी बढ़त हुई, करीब $574 मिलियन FIIs के आए, उसका तो सीधा असर मार्केट पर हुआ है। करेंसी भी स्टेबलाइज हुई, मतलब रुपया मतलब करीब 61-75 पे बंद हुआ कल, तो उसका असर दिख गया और जो होना था हो गया। अब ये एक्सपेक्टेशन थी कि रघुराम राजन क्या करते हैं उस लिक्विडिटी को, क्योंकि इंटरनेशनल लिक्विडिटी तो बढ़ी रही है, क्या वो यहाँ पे इंडिया में भी उसको कंट्रोल करते हैं या ईज करते हैं? तो लग रहा है कि वो कंट्रोल के ही मूड में है, ईज के मूड में नहीं है। नहीं, एक चीज और बता दें, जो अब असर क्या होगा, अगर 20 साल का लोन है आपका, तो हर 1 लाख पर 16.5 रुपया आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी, क्योंकि रेपो रेट बढ़ा दी गई है। अब इससे अब बैंक्स अगर इस तरह से इतने इसी अनुपात पर अगर बैंक्स भी, क्योंकि ये रेपो रेट वो है जो बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं, अगर बैंक्स ने भी अपने जो बोरिंग उसका रेट अगर बढ़ा दिए, ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी, जो बहुत ज्यादा अनुमानित है, जिसकी आशंका है, तो फिर आप प्रति लाख 16.5 रुपया आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी, यानी कि आपकी जेब पर सीधा असर इस ऐलान के बाद होने जा रहा है। राजीव दुबे, एग्जीक्यूटिव एडिटर बिजनेस वर्ल्ड, के हमारे साथ हैं। राजीव जी, जो जिसका जिक्र अभी आतिश कर रहे थे, यानी कि पूरा का पूरा ध्यान एक बार फिर से, जैसा कि पिछली बार सुब्बाराव के साथ हुआ, यहां पर रघुराम राजन जी के साथ भी यही, कि पूरा का पूरा ध्यान विकास दर पर, महंगाई को कंट्रोल करने में लगा रहा, विकास पर नहीं ध्यान। जी बिल्कुल, अगर आप देखिए कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, अगर वो अभी थोड़ा घटा है, लेकिन जो आरबीआई डिसाइड करती है पॉलिसी रिव्यू में, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, और वो बढ़ गया है 5.7 से 6.1%। तो उसके बेसिस पर इन्फ्लेशन, आरबीआई ने जो अनुमान लगाया है उसके हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन को अभी भी कंट्रोल करना है, और इस वजह से रेपो रेट को बढ़ाया गया, बल्कि बजाय इसके कि उसी लेवल पर रखा गया। और सीआरआर का कट से बहुत ही मार्जिनल इम्पैक्ट पड़ेगा। डेली कैश, जो डेली कैश रिजर्व रेशियो है, उससे बहुत ही 0.99% से लेकर 0.95 किया, बहुत ही मार्जिनल। मगर उसको सीआरआर वैसे 4% ही रखा गया। सीआरआर रिमेन्स द सेम, सीआरआर एग्जैक्टली 4% के ऊपर है। मैं लौटूंगा आपके पास, मेरे वरिष्ठ सहयोगी किशोर आजवाणी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, क्या मजबूरी थी, यह फैसला क्यों किया गया, क्यों बढ़ाया गया? किशोर, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में जो बढ़ोतरी की गई है 25 बेसिस पॉइंट की, क्या मजबूरी थी? लौटेंगे इनके पास, किशोर आडवाणी से बात करेंगे। आपको क्या मजबूरी नजर आती है यातीश जी? देखिए, ये जो सीआरआर की बात हो रही है, सीआरआर उन्होंने मेंटेन किया है 4% पे, पर ओवरनाइट जो रिक्वायरमेंट थी कि 99% ऑन ए डेली बेसिस बैंक वो कैश आरबीआई के साथ रखेंगे, उसको 99 को कम करके मेरे ख्याल से 95 कर दिया। तो मार्जिनल कमी की है, मतलब 4% की कमी की है। वो जब जुलाई में लागू हुआ था तो उससे पहले वो 70% था, तो 70% 99% बढ़ा, 99%, अब उसको 95 कर दिया। तो उससे लिक्विडिटी जो मतलब डेली जो कैश पोजीशन होती है बैंक के पास, वो थोड़ी ईज हो जाती है। अच्छा, उसको कम इसलिए किया था, उसको बढ़ाया इसलिए था क्योंकि करेंसी फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करना था। मतलब आपके हिसाब से यातीश जी, जो कदम उठाए गए हैं पैसे की तरलता को बढ़ाने के लिए, लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, वो नाकाफी हैं।
किशोर राजवाणी इस वक्त जुड़ चुके हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी। किशोर, क्या मजबूरी थी, क्यों बढ़ाएगी? क्योंकि बाजार उम्मीद कर रहा था कि इतना ही रहेगा कम से कम, यहाँ तो 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी गई। जी, वो मजबूरी वही जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, महंगाई दर जो बढ़ी है उसने हाथ बांधे हैं रघुराम राजन के। जो ये उम्मीद की जा रही थी कि घटेगा नहीं तो कम से कम उतना ही रखा जाएगा ब्याज दरों को, वो उम्मीदें उनके उलट जो ये बढ़ा दिया गया है, इसे ये महंगाई दर के कारण बढ़ा तो दिया गया, लेकिन जो सबसे बड़ा इसमें खतरा ये है कि जो संकेत गया है, संकेत ये कि भाई इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत जल्दी कम नहीं होने वाले हैं, ये संकेत काफी उद्योगों के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। लेकिन किशोर जी, एमएसएफ को जो कम किया गया 0.75 बेसिस पॉइंट, उसके क्या मायने हैं? ये सिर्फ रुपी का जो फ्लक्चुएशन हो रहा था, जो उतार चढ़ाव हो रहा था उस वक्त जब एकदम से 78-69 तक डॉलर के मुकाबले रुपया चला गया था, उसके लिए ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है उसको बदला गया था। अब वो फिर से जो ये जो बदलाव आज किया गया है, ये उतना नहीं है जिससे कोई बाकी जो लिक्विडिटी की स्थिति है या ब्याज की स्थिति है या क्रेडिट की स्थिति है, उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। ठीक है किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया एनालिसिस करने के लिए। तो एमएसएफ जिसका जिक्र कर रहे हैं उसको 10.25 से 9.5 75 बेसिस पॉइंट उसको कर दिया गया है। राजीव जी, क्या इसका क्या मतलब, इसका क्या असर? देखिए, एमएसएफ होता है ओवरनाइट लेंडिंग जो बैंक्स लेती हैं आरबीआई से। एमएसएफ पिछले जुलाई में 2% बढ़ाया था, 200 बेसिस पॉइंट्स, और उसको घटा के अब 0.75 बेसिस पॉइंट्स कम किया है। तो अभी भी ये जुलाई के लेवल तक नहीं पहुंचा है। एमएसएफ में अभी भी जो शॉर्ट टर्म लेंडिंग जो आरबीआई करेगी बैंक्स को, और शॉर्ट टर्म लोन्स तो जो आरबीआई बैंक से लेगी वो भी कॉस्टली लोन्स हैं। तो इसलिए ओवरऑल इम्पैक्ट इस पूरी मॉनेटरी पॉलिसी का यही होगा कि कंज्यूमर को, इंडस्ट्री को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नहीं मतलब यातीश जी, दो चीज़ें नज़र आ रही है। एक सवाल ये कि एक दो तरीके से पैसे की तरलता बढ़ाने की कोशिश की गई, एक एमएसएफ और एक कैश रिजर्व रेशो को 99 से 95 जो किया गया। कुछ असर होगा इससे, क्योंकि अब विकास दर पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, महंगाई को टारगेट करा, विकास दर फिर खिसक जाएगी, ये हो सकता है क्या? नहीं, देखिए, दो अलग चीजें हैं। जो ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मेजर थे, इनका बेसिक पर्पस ये था कि बैंक के पास मतलब स्पेकुलेटिव कैश ना रहे, जिससे वो करेंसी में मार्केट में ज़्यादा ना खेलें, क्योंकि करेंसी आप जानते थे कि मतलब लगातार गिर रही थी। तो इसका ये जुलाई में मेजर्स लिए गए थे। एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो एमएसएफ है वो 10.25% से घटा के 9.25% किया जाएगा। तो रघुराम राजन जी ने उतना तो किया है कि उसको मतलब एक्सपेक्टेशन के एग्जैक्टली मीट नहीं किया, बट उसको 9.5 तक किया, तो मतलब 25 बेसिस पॉइंट करीब छोड़ दिया। पर इससे थोड़ा असर पड़ेगा। जो ओवरनाइट कैश सीआरआर था, जो 99% रखना था, वो डेली बेसिस पे जो कैश पोजीशन होती है उस पर काफी असर पड़ता है, वो उन्होंने नहीं छेड़ा। तो इसका मतलब उनके दिमाग में भी ये है कि अभी रुपया पूरी तरह से स्टेबलाइज नहीं हुआ है, इसलिए जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मेजर्स हैं उनको भी ईज करने की जरूरत नहीं है। रेपो रेट को मतलब बढ़ा देना, वो मतलब एक तरह से इंडिकेशन इन्फ्लेशन की तरफ है डायरेक्टली, कि वो अभी भी कंसर्न है WPI से, और वो ये नहीं समझते कि ये सही मौका है उसको घटाने का। तो आपके हिसाब से सही मौका था, और वो मौका कहीं ना कहीं चूक गए शायद रघुराम राजन। ये आपका एनालिसिस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यातीश जी। साथ ही राजीव दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी गई है, रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसका सीधा मतलब ये है कि EMI, आपकी EMI अब बढ़ेगी प्रति लाख, हर 1 लाख पर 16.5 रुपए बढ़ जाएगी, और इसी तरह से आपकी EMI पर असर पड़ने जा रहा है, महंगाई को टारगेट करने की कोशिश।